नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। आज की जो क्लास होगी वो हमारी जुलाई सूजस की होगी और इससे पहले सारी मंथ की जो सूजस है वो हमने करवा दी है और उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब करंट के साथ साथ आपको जुलाई जो सूजस जो हम करवा रहे हैं मंथली वो भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि सूजस में जो जानकारी दे रखी है वो करंट के अलावा भी अदर टॉपिक भी हैं जिनके बारे में जानकारी दे रखी है। जैसे आज की जो सूजस है उसमें देखना जो भी करंटली जो भी बनाया गया है, जैसे रिवर फ्रंट है कोटा वाला, उसके बारे में बताया गया है। कल्चर के कोई टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको इसमें लिया गया है। तो सूजस जो है उसको करंट के साथ साथ रेगुलर रखें। और कई जो हमारे साथी ये समझ रहे हैं कि भाई हम तो वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी पढ़ना स्टार्ट करें, और कईयों ने तो पढ़ना स्टार्ट पहले कर भी दिया है तो वो फ़ायदे में रहेंगे। और अभी जिन्होंने सोच रखा था कि भाई फॉर्म भरने के बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो अभी स्टार्ट कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स और अदर में करंट और आपको टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा करनी है। क्वेश्चंस हैं उनको सबसे ज़्यादा निकालो। आज की जो स्लाइड है उसको शुरू करने से पहले आपके मोटिवेशन के लिए मैं 3-4 लाइनें लेके आई हूँ, ताकि हम साथ के साथ थोड़ा मोटिवेशनल भी रहें। कि हम भी परिंदों की तरह एक दिन उड़ेंगे, लड़ना पड़े अगर रातों से तो लड़ेंगे, इस बार ना कर पाए अगर मुकाम हासिल तो दोबारा उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। ये मत सोचना कि मेरे को एक बार में मुकाम हासिल हो जाए, एक बार में तो नहीं होगा। लगातार हम मेहनत करेंगे तो हमें ज़रूर मंजिल मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज की जुलाई सूजस। सबसे पहले आता है कि वनों के बाहर पेड़ योजना 9 सितंबर 2022 को लागू होती है। बजट इसमें 2023-24 में घोषणा है कि वन के बाहर पेड़ योजना 9 सितंबर 2022। उद्देश्य क्या है कि भारत में वनाच्छादन को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राजस्थान में वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष योजना की घोषणा की गई है, जिसमें 2023-24 में विभिन्न विभागों, संस्थाओं तथा नागरिकों के सहयोग से प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाया जाना तय किया गया है। ये चीज़ें याद रखना। बजट कौन सा है? 23-24। और कितने पौधे? 5 करोड़ पौधे। दूसरा आता है राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन जो है ये प्रारंभ किया गया है। वन्य जीवों से संबंधित है। वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्रों में सर्विलांस जो कैमरे हैं वो स्थापित किए जाएंगे, उनकी एक्टिविटी को नज़र रखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर जो है उसमें 12 टावर लगाए गए हैं, जिसके ऊपर 62 कैमरे लगाए गए हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है अलवर में, उसमें 16 टावरों के ऊपर 82 कैमरे। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में 16 टावरों पर 82 कैमरे। और जवाई बांध आता है पाली में, उस पर 4 टावरों के ऊपर 22 कैमरे लगाए गए हैं। झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर आता है, जिसमें 8 टावरों के ऊपर 42 कैमरे लगाए जाएंगे। कुल 56 कैमरों के द्वारा 24 घंटे वन्य जीवों की मॉनिटरिंग इसके तहत की जाएगी। फिर आता है राजस्थान का पहला बर्ड पार्क जो है गुलाब बाग बर्ड पार्क आता है। 22 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया, गुलाब बाग बर्ड पार्क आता है। लागत जो है इसमें 11.5 करोड़ रुपए आई है। करीब 5.11 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए गुलाब बाग के 3.85 हेक्टेयर में बर्ड पार्क का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। इस पार्क के लिए पर्यटन विभाग ने 8 करोड़, नगर निगम ने 1.75 करोड़ और यूआईटी ने 1.74 करोड़ रुपए जो है दिए हैं। बर्ड पार्क में पर्यटकों को एशियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन और अमेरिकन परिंदे जो हैं उनको दिखाया जाएगा। इसमें कुल 28 प्रजातियों के पक्षियों को जो है रखा गया है। ये घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। पैंथर रेस्क्यू सेंटर आता है उदयपुर में। जिले के 31% भूभाग पर वन क्षेत्र और ग्रीष्म ऋतु में वन क्षेत्रों में आए दिन आग लगने की घटनाओं पर वन्य कर्मियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण दिलाने की घोषणा की गई है पैंथर रेस्क्यू सेंटर में। एक आता है कि राज्य में 50 पक्षी घरों का होगा निर्माण। इसके लिए बजट की घोषणा होती है। 43.50 करोड़ जो है बजट इसमें रखा गया है। जयसमंद अभयारण्य में जंगली सफारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर पर्यटन सिटी उदयपुर में जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी जो है इसका उद्घाटन किया है। फिर आता है इम्पोर्टेंट आता है कि कोटा में दुनिया का पहला
हेरिटेज रिवर फ्रंट जो है वो बनेगा चंबल नदी के ऊपर। चंबल नदी के दोनों किनारों पर भारत के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। इसकी जो लागत है वो 1200 करोड़ रुपए है। लगभग 6 किलोमीटर के रिवर फ्रंट पर देश की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति, वियतनाम के मार्बल से बनी विश्व की सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति यहाँ देखने को मिलेगी। रिवर फ्रंट के पश्चिमी जोन में 120 मीटर की लंबाई में जवाहर घाट का निर्माण। इस घाट पर पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेस मास्क जो है वो बनाया गया है। यह फेस मास्क जो 12 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा जो बना है, यह गन मेटल से बना है। इसके पीछे की तरफ से लोग इस मास्क के अंदर जाएंगे और आँखों, इससे क्या है कि एक फेस मास्क बनेगा इसमें, और यहाँ से पीछे से रास्ता होगा जिसमें अंदर जाकर आप चंबल नदी के जो है उसकी जो भी सौंदर्यता है उसको देख पाएंगे। फिर आता है कि विश्व की सबसे बड़ी नंदी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो क्या है कि इस प्रतिमा की ऊंचाई आती है 6.5 मीटर, लंबाई दे रखी है 10.5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 4.5 मीटर। नंदी की जो प्रतिमा है जोधपुर स्टोन से बनाई गई है। और ये याद रखना, रिवर फ्रंट के पश्चिमी जोन में विश्व की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा होगी ये। फिर आता है कि विश्व की सबसे बड़ी घंटी, ये जो घंटी है ये भी यहाँ बनाई गई है कि रिवर फ्रंट के पश्चिमी जोन में विश्व की सबसे बड़ी घंटी स्थापित की जा रही है। यह घंटी सिंगल पीस कास्टिंग की होगी। ऊंचाई दे रखी है 30 फीट, चौड़ाई दे रखी है 28 फीट और वजन दे रखा है 72 टन। निर्माण जो है इसका अष्ट धातु से होगा। फिर नेक्स्ट आती है सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति। चंबल के पूर्वी किनारे पर रिवर फ्रंट पर सबसे बड़ी चंबल माता की जो मूर्ति है वो स्थापित की जा रही है। यह प्रतिमा रिवर फ्रंट पर बैराज की तरफ बनाए गए बैराज गार्डन में बन रही है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 42 मीटर। निर्माण इसका वियतनाम मार्बल से किया जा रहा है। यह भारत में संगमरमर की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। फिर इसमें योग करता हुआ साधक दिखाया गया है। इसी के पश्चिमी जोन में एक योग घाट बनाया गया है जिसमें भारतीय संस्कृति में योग की महत्ता, कि भाई योग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, उसकी महत्ता को दिखाते हुए यहाँ 6 मीटर ऊंचा योग करता हुआ एक साधक जो है दिखाया गया है। यह एक इनविजुअल स्ट्रक्चर होगा, यानी कभी देखने पर तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर है और कभी देखने पर लगेगा यहाँ कुछ नहीं है, और इसे स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि देश का पहला एलईडी गार्डन यहाँ बनाया गया है। रिवर फ्रंट पर देश का पहला एलईडी गार्डन बनाया जा रहा है। एलईडी से पक्षी, पेड़ पौधे जो है इनके एलिमेंट बनाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है रिवर फ्रंट में बनाई जा रही हैं। फिर यहाँ पर एक ज्योतिष घाट बनाया गया है। रिवर फ्रंट के पूर्वी जोन में ज्योतिष घाट जो है ये बनाया गया है, जहाँ एक टावर जो होगा उस पर अलग अलग राशि के चक्र प्रदर्शित किए जाएंगे। यहाँ भारतीय संस्कृति में ज्योतिष गणना के महत्व को प्रदर्शित किया जाकर व्यक्ति के जीवन में राशि चक्रों के प्रभाव जो है उसको बताया जाएगा। फिर आता कि विश्व के प्रमुख भवन एक स्थान पर, अलग अलग देशों के भवनों को यहाँ पर लिया गया है, उनकी संस्कृति को इसमें दिखाया गया है और खान पान को। यहाँ पर इंग्लैंड का वेस्टमिंस्टर एबे जो है वो स्थापित किया जा रहा है। अगाह बोजोर्ग मोस्क आता है ईरान का। दक्षिणी भारतीय शैली में मंदिर प्रवेश का गोपुरम बनाया जा रहा है। इटली का टेवी फाउंटेन, दिल्ली का लाल किला और चीन का पेगोंडा फोंगोंग टेम्पल जो है वो यहाँ बनाया जा रहा है। और थाई टेम्पल की प्रतिकृतियाँ, फ्रांस का म्यूजियम, यूएस कैपिटल वॉशिंगटन जो है इनकी प्रतिकृतियाँ ली गई हैं। इनसे रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी। और खान पान संस्कृति के अनुसार यहाँ पर रेस्टोरेंट चलाए जाएंगे कि यहाँ वहाँ का खान पान क्या है, इटली का क्या है, चीन का क्या है, अलग अलग खान पान भी यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर हाड़ौती घाट स्थापित किया गया है। रिवर फ्रंट पर हाड़ौती की लोक कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। जहां बूंदी शैली में 84 खंभों की जो छतरी है बूंदी में, उसको तारागढ़ फोर्ट का प्रवेश द्वार जो है वो यहाँ बनाया गया है। यहाँ पर 10-10 फुट की पन्ना धाय और हाड़ी रानी की गन मेटल की जो मूर्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर स्थापित की गई हैं। फिर आता है राजस्थानी घाट। राजस्थानी घाट पर शौर्य और स्थापत्य कला का संगम किया गया है। यहाँ जयपुर का हवा महल,
सरगासूली, घंटाघर, किले और महलों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ राजस्थानी योद्धाओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ क्या किया गया है कि राजस्थान के जैसे जयपुर से, हाड़ौती से, कोटा से अलग अलग चीज़ों को लिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हाड़ौती, जैसे बूंदी में देख लो 84 खंभों की छतरी है, तो फेमस ही है। वैसे हाड़ी रानी वाली है, रानी जी की बावड़ी है, इनको क्या है कि यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि सारी जो संस्कृति है वो आपको एक जगह मिल जाए। फिर आता है रामपुरा घाट, यहाँ स्थापित किया गया है। रामपुरा घाट पर बड़ी समाधि के पास विष्णु के 10 अवतारों की प्रतिमाएं एक ही स्थान पर भव्य रूप में देखने को मिलेंगी। यहाँ विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के भी दर्शन किए जा सकेंगे। किड्स जोन में वाटर पार्क, म्यूजिकल एक जोन होगा। रिवर फ्रंट पर किड्स जोन बनाया गया है जिसे वाटर पार्क नाम दिया गया है। यहाँ एक बच्चों के लिए छोटा पुल भी बनाया गया है। फिर आता है साहित्य घाट, इसे किताबों का आकार दिया गया है, किताब की तरह इसको बनाया गया है और इसे बांसवाड़ा के पत्थर से बनाया गया है। फिर आता है कि नदी को निहारते हुए शेरों की मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई हैं। सिंह घाट जो उसमें 9 शेरों की सफ़ेद मार्बल से बनी हुई जो प्रतिमाएं हैं वो स्थापित की गई हैं। 35 टन वजनी शेर जो हैं वो चंबल नदी के किनारों पर बिठाए गए हैं ताकि वो ऐसे लगता है देखने पर ताकि वो चंबल नदी का जो सौंदर्य है उसको निहार रहे हैं। फिर यहाँ पर गीता घाट स्थापित किया गया है। रिवर फ्रंट के पश्चिमी किनारे पर गीता घाट बनाया गया है। यहाँ पर गन मेटल से लिखे गीता के श्लोक लगाए गए हैं। गीता के यह श्लोक यहाँ आने वाले लोगों को ज्ञान का संदेश देंगे। फिर मशाल घाट है जो हमेशा जलती हुई दिखेगी। मशाल घाट को उत्साह और प्रगति का सूचक माना गया है। ये चीज़ें याद रखना कि रिवर फ्रंट में लगाई गई जो मशाल घाट है वो किसका प्रतीक है, तो मशाल घाट जो उत्साह और प्रगति का प्रतीक है। रिवर फ्रंट पर मशाल घाट बनाया गया है जिसमें जलती हुई मशालें पर्यटकों को दिखाई देंगी। ये जो है कंप्लीट रिवर फ्रंट के बारे में जानकारी थी। अब रिवर फ्रंट तो कोटा में भी मिल रहा है, बन रहा है अभी, लेकिन आप ये देखिए कि इसकी जो बन रहा है इसकी 400 रुपये की टिकट होगी भाई, 400 से ऊपर ही होगी, कम की तो होगी भी नहीं। लेकिन अब पढ़ने के बाद हम इसको देखेंगे ना तो उसका अलग ही ये रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ ली थी, अब मेरे को देखने का ये रहेगा, हाँ अब इंटरेस्ट आ रहा है। फिर नेक्स्ट आता है कि सरिस्का बना बाघों का घर। हाल में सरिस्का रेंज अलवर बफर के वन क्षेत्र में बाघिन ST-19 के द्वारा 2 शावकों को जन्म देने पर अब बाघों की संख्या जो है यहाँ पर 30 हो गई है। सरिस्का अभयारण्य में विभिन्न प्रजातियों के देसी विदेशी पक्षी जो है वो निवास करते हैं, इसलिए इसे पक्षियों की शरणास्थली कहा जाता है। अभयारण्य में पक्षियों की कुल 345 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं। फिर यहीं पर सरिस्का में सिलिसेड बांध बनाया गया है। सरिस्का अभयारण्य के पास सिलिसेड बांध तीनों ओर से अरावली पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। सिलिसेड बांध आता है जिसका निर्माण जो है वो विनय सिंह ने करवाया था 1844 में, ये याद रख लेना। अब ये देखो सरिस्का, अब पता है सरिस्का अलवर में है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे शावकों ने जन्म लिया है तो उसके बारे में सारी जानकारी इसमें एक जगह ही दे दी। इसकी जो लागत है वो 8 लाख रुपए इसकी लागत होगी सिलिसेड बांध की। 40 फीट ऊंचे व 100 फीट लंबे इस बांध के किनारे पर 4 मंजिला महल जो है ये बना हुआ है। फिर यहाँ पर भरतरी आस्था का केंद्र आता है। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित यह मंदिर जन आस्था का केंद्र है, ये सरिस्का में स्थित है। पांडुपोल आता है सरिस्का अभयारण्य में, यहाँ शयन मुद्रा में हनुमान जी का मंदिर है। भानगढ़ आता है सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। नीलकंठ महादेव का मंदिर आता है सरिस्का अभयारण्य में, यह एक प्राचीन मंदिर है। अलवर शहर से दक्षिणी पश्चिम में 61 किलोमीटर दूर नीलकंठ का प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर बड़ा अनुपम है। यहीं पर एक ताल वृक्ष आता है। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित ताल वृक्ष जो है ये ऐतिहासिक व प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। अलवर नारायणपुर मार्ग पर स्थित है ताल वृक्ष, और यह स्थल जो है यह पहाड़ों की गोद में सघन वृक्षों से आच्छादित है। महान ऋषि मांडव्य ने इस स्थल को अपनी तपोस्थली बनाया था। ये चीज़ें जो है ये इसमें दे रखी हैं सरिस्का वाले में कि भाई हाँ सरिस्का में ये चीज़ें भी फेमस हैं। फिर नलदेश्वर महादेव जी आते हैं यहाँ पर। यह अलवर और थानागाजी के मध्य पहाड़ियों में स्थित है। नलदेश्वर में महादेव जी का मंदिर है जो नैसर्गिक पहाड़ी चट्टानों से बना हुआ है। फिर आती है मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी, ये भी अलवर में है।
फिर आता है बालादुर्ग, बालादुर्ग आता है अलवर में। यह समुद्र तल से 1960 फीट और समतल भूमि से देखें तो 1000 फुट ऊंचा है। किले में प्रवेश के 6 दरवाजे हैं, जिनमें से पश्चिम में चांदपोल, पूर्व में सूरजपोल, दक्षिण में लक्ष्मणपोल और उत्तर में अंधेरी दरवाजा है। पश्चिम में जयपोल व पूर्व में कृष्णपोल है, यानी कि 6 दरवाजों के बारे में इसमें बताया गया है। दुर्ग में विकसित बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो विहंगम दृश्य जो है यहाँ नजर आता है। फिर आता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर। अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम स्थल पर स्थित इस टाइगर रिजर्व के उत्तर पश्चिम में बनास व दक्षिण में चंबल नदी वर्ष भर बहती है। याद रखना, अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है। जिले हैं तो 3 जिलों में आता है, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक में। यह टाइगर रिजर्व जो है ये 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 170.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 1113.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है ये राज्य सरकार के द्वारा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट घोषित किया गया है। 297.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है इसको राज्य सरकार के द्वारा बफर क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको घना पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1956 में रक्षित वन घोषित किया गया, सॉरी भैया वन है, एवं 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को वर्ष 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया, ये याद रखना। 1985 में इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया। यह राज्य सरकार की एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर है। क्षेत्रफल देखना 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसमें 375 प्रकार की प्रजाति के पक्षी व 372 प्रकार के पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़। यह अभयारण्य उदयपुर प्रतापगढ़ राज्य राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ भारत की 3 पर्वतमालाएं अरावली, विंध्याचल और मालवा का पठार जो है ये आपस में मिलकर ऊंचे सांगवान वनों की उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वो बनाते हैं। नदी आती है, जाखम नदी के किनारे स्थित है। अभयारण्य का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट जानवर जो है यहाँ उड़न गिलहरी पाई जाती है, जिसे रात के दौरान पेड़ों के बीच ग्लाइडिंग करते हुए देखा जाता है। उड़न गिलहरियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आशोवा। वैसे भी पूछ सकते हैं कि आशोवा क्या है, फिर ऑप्शन में दे देंगे। तो उड़न गिलहरी जो है उसे स्थानीय भाषा में आशोवा कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम आता है कि रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेटोरिस्टा एल्थी वेंटर, ये इसका वैज्ञानिक नाम आता है। यह अभयारण्य चौसिंगा के प्रमुख स्थलों में से एक है। यहाँ चौसिंगा जानवर पाए जाते हैं और यह चौसिंगा की जन्म भूमि के नाम से जाना जाता है। चौसिंगा एंटीलोप प्रजाति का एक दुर्लभतम वन्य जीव है, जिसे स्थानीय भाषा में भेड़ल कहते हैं। ये याद रखना। एक तो था आसोवा, तो उड़न गिलहरी को बोलते हैं स्थानीय भाषा में आसोवा, और भेड़ल कहते हैं चौसिंगा को। नेक्स्ट आती है एक पॉलिसी आती है इको टूरिज्म पॉलिसी 2021। इसे जुलाई 2021 में लागू किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदाओं का संरक्षण करना। राजस्थान पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 2021 को वन विभाग, राजस्थान सरकार एवं राजस्थान वन विकास निगम के द्वारा लागू किया गया। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में इको टूरिज्म साइट्स का जो निरंतर विकास है वो किया जा रहा है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 पर पर्यटकों के लिए जंगल सफारी सुविधा का विस्तार करते हुए उदयपुर के जयसंबंध अभयारण्य एवं झुंझुनू के बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। फिर आता है कि वन्य क्षेत्र में हाइकिंग, ट्रेकिंग, कैंपिंग एवं अन्य रोमांचकारी गतिविधियों के लिए 9.74 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जो है वो दी गई है। बजट है 2023-24 में इसकी घोषणा होती है। मुख्यमंत्री के द्वारा 2023-24 के बजट में प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त
वाटिका जो है विकसित करने की घोषणा होती है, जिसके लिए 66 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। कुरंजा पक्षी आता है खींचनगांव जोधपुर में, साइबेरिया में डेमोसाइल केन के नाम से जाना जाता है। कुरंजा जो पक्षी है इसको डेमोसाइल केन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता कि हर जिले में तैयार हो रही लवकुश वाटिकाएं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट 2022 में प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिका स्थापित किए जाने की घोषणा की। इसका जो बजट है वो ये है कि प्रत्येक जिले के लिए 2-2 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किए गए हैं। उदयपुर शहर में मछला मगरा वन क्षेत्र के 35 हेक्टेयर क्षेत्र को लवकुश वाटिका के रूप में विकसित किया गया है। फिर आता कि गुलाबी शहर का तेंदुआ जो हो झालाने में पाया जाता है। झालाना जयपुर क्षेत्र में स्थित है और यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला से ये घिरा हुआ है, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। 1962 में झालाना को राजस्थान में वनों के अंतर्गत एक आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया। फिर जो एक पुरस्कार शुरू किया गया है अभी, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, संस्था होगी, उसे अमृता देवी स्मृति पुरस्कार देने की योजना जो है वो शुरू की जा रही है। किसके द्वारा? वन विभाग के द्वारा शुरू हो रही है। इसमें पहला पुरस्कार जो है वो 1 लाख रुपए होगा, जिसके साथ प्रशस्ति पत्र मिलेगा। दूसरा पुरस्कार 50,000 रुपये प्लस प्रशस्ति पत्र। तीसरा पुरस्कार मिलेगा 50,000 रुपये प्लस में प्रशस्ति पत्र। चिपको आंदोलन के बारे में इसमें है कि मार्च 1974 की घटना है। जैसे चिपको आंदोलन की घटना 1974 में सीमांत जिला आता चमोली के रैणी गांव में होती है, जिसमें पुरुषों की अनुपस्थिति में श्रीमती गोरा देवी के नेतृत्व में चिपको पद्धति जो है उसको अपनाकर महिलाओं ने रैणी गांव में वनों को भारी विनाश से बचाया। चिपको आंदोलन के बारे में बताया गया है। फिर आता है 51 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खातों में 1005 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है, इसके तहत मई जून माह की बढ़ी हुई जो पेंशन राशि है, यानी कि न्यूनतम 1000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो है वो बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के 51,21,969 जो पेंशनर हैं उनके बैंक खातों में 1005 करोड़ रुपये 1,05 करोड़ 41,28,750 रुपये जो है वो हस्तांतरित किए गए हैं। फिर आता है राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन 2023। ये अधिनियम पारित हुआ है अभी 19 जुलाई को। इससे प्रदेश में सहकारिता आंदोलन जो है उसको मजबूती मिलेगी। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 में संशोधन करके अब की बार 2023 लाया गया है। इससे क्या होगा? गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा भूखंड आवंटन में की जाने वाली जो भी धोखाधड़ी है उस पर रोक लगेगी। 19 जुलाई को विधानसभा ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया। इसमें प्रावधान क्या किए गए? ये प्रावधान है भाई, नए प्रावधान ये हैं कि अब रजिस्ट्रार बिना न्यायालय की अनुमति के सोसाइटी के अभिलेखों एवं संपत्ति की तलाशी से ले सकेंगे और इनका अधिग्रहण कर सकेंगे। इससे न्यायालय में लगने वाले अतिरिक्त समय की बचत होगी और आम जन को जल्दी न्याय मिल सकेगा। विधेयक के माध्यम से अधिनियम की धारा 63 की उप धारा 3 को भी इसमें हटाया गया है। ये इसके नए प्रावधान हैं। फिर इसी के माध्यम से एक आता है कि राजस्थान विधियाँ निरसन विधेयक 2023 पारित किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जन सामान्य के प्रति राज्य के विधिक प्रणाली को अधिक सुगम बनाने तथा उसमें सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 19 जुलाई को विधानसभा में राजस्थान विधियाँ निरसन विधेयक 2023 पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसमें क्या है कि यह प्रचलित एवं अनावश्यक कानूनों के निरसन की एक सतत प्रक्रिया रहेगी, जिसके माध्यम से क्या होगा कि अप्रचलित एवं अनावश्यक 133 अधिनियम जो है उनको निरसित किया गया है, हटाया गया है। इसमें एक आता है कि राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 जो है इसे भी पारित किया गया है। 18 जुलाई को विधानसभा में राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 जो है इस पर चर्चा की जाती है और ध्वनि मत से इसे पारित किया जाता है। इस विधेयक में अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के साथ ही विशेष न्यायालयों की स्थापना,
एवं विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के प्रावधान इसमें किए गए हैं ताकि मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो सके। जो भी लंबित प्रकरण होते हैं जाके पुराने चल रहे हो उनको लेकर इसमें निस्तारण किया जाएगा। इसमें अपराधियों की जमानत एवं अग्रिम जमानत नहीं होने के सभी प्रावधान जो है वो इसमें किए गए हैं। इस तरह का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य होगा। ये क्वेश्चन याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। इससे पहले महाराष्ट्र में ये कानून बन चुका है, कर्नाटक और गुजरात में इस तरह के कानून लागू हो चुके हैं। चौथे पे आता है राजस्थान। फिर एक बनाया गया है राजस्थान कारागार विधेयक 2023 पारित। जेल में बंदियों के लिए सुधारात्मक उपबंध करने, मूलभूत मानवाधिकारों के हक के लिए उनके कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान कारागार विधेयक 2023 जो है उसे लागू किया गया है। 18 जुलाई को विधेयक जो है उसे ध्वनि मत से पारित किया गया। वर्तमान में राज्य में 129 वर्ष पुराना प्रशासन एवं प्रबंध कारागार अधिनियम 1894 और 63 साल पुराना राजस्थान जो बंदी अधिनियम चल रहा था 1960 से, इन अधिनियमों में संशोधन करके अब राजस्थान कारागार विधेयक 2023 लाया गया है। इसमें क्या होगा कि यह विधेयक बंदियों के साथ ही जेलों में कार्यरत जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लिए भी कार्य करेगा। राज्य सरकार के द्वारा बंदी सुधार के लिए विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं ताकि सजा पूरी होने के बाद उन्हें रोजगार मिल सके। खुला बंदी शिविर, कौशल विकास कार्यक्रम एवं जेलों में पेट्रोल पंप खोले जा रहे हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके। खुले शिविर के मामले में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है और देश के लगभग 40% जो खुले बंदी शिविर हैं वो राजस्थान में बने हुए हैं। फिर आता है कि 4101 सड़क विकास कार्यों का जो शिलान्यास है वो किया जा रहा है। 232 नगर निकायों में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा 4101 सड़क विकास कार्य जो है उनका शिलान्यास किया गया है। लागत कितनी दी गई है इसमें, तो 1528 करोड़ रुपए की लागत होगी। राज्य में 2642 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण और विकास किया जाएगा। फिर आता है कि जयपुर में, इसी में आता है कि जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति है वो इसके तहत दी गई है। प्रदेश में 50 पक्षी घरों का होगा निर्माण, कि राजस्थान में 50 पक्षी घरों का निर्माण होगा। पक्षियों के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए बजट कितना है, 43.50 करोड़ रुपए इसके लिए बजट निर्धारित किया गया है। ये पक्षी घर जो है 33 लवकुश वाटिकाओं तथा 17 अन्य स्थानों पर बनाए जाएंगे। जो लवकुश वाटिकाएं बनाई जा रही हैं उसी के अंदर 50 पक्षी घरों का जो निर्माण है वो किया जाएगा। ये पक्षी घर जो है वो उदयपुर के गुलाब बाग के जो पक्षी घर बने हुए हैं ना उन्हीं की तर्ज के ऊपर बनाए जाएंगे। पक्षी घरों के निर्माण और पक्षियों के लिए भोजन एवं विदेशी पक्षियों के क्रय हेतु प्रति पक्षी जो है वो कितने रुपए दिए जाएंगे पक्षी घर बनाने के लिए, 87 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और हमने देखा था लवकुश वाटिकाओं के लिए प्रत्येक जिले को 2-2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आती है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक जो खेल हैं उनकी तिथि पहले क्या थी, 10 जुलाई 2023 निर्धारित थी, लेकिन उसको चेंज करके अब 5 अगस्त से 18 सितंबर 2023 तक जो है वो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक करवाए जाएंगे। इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं, कबड्डी, टेनिस बॉल, बास्केटबॉल, रस्साकशी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग बॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स आदि जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। और कुल पंजीकृत खिलाड़ियों की जो संख्या है इसमें लगभग बताई जा रही है 56 लाख। फिर आता कि प्रदेश में खुलेंगे 5 लोक अभियोजक कार्यालय। कहाँ कहाँ, एक तो जायल नागौर में, दूसरा फागी जयपुर में, तीसरा आता है रायसिंह नगर श्री गंगानगर में, चौथा खेतड़ी झुंझुनू में। इसके अलावा यहाँ तो क्या है कि अपर लोक अभियोजक कार्यालय खोले जाएंगे। जोधपुर में विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय खोला जाएगा, यानी कि 4 तो है अपर लोक अभियोजक कार्यालय और 5वां है विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय, जिसके अंदर क्या है कि एनडीपीएस के जो भी प्रकरण होंगे उनका निस्तारण किया जाएगा। इससे क्या होगा कि न्यायिक एवं विधिक कार्यों का जो संचालन है वो सुचारू रूप से हो सकेगा। साथ ही न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी हो सकेगी। इसके अलावा इसमें सुजस में ये भी दिया गया है कि प्रदेश में 1035 पटवार मंडलों को स्वीकृति दी गई है। इससे क्या होगी कि आम जन को राजस्व, प्रशासनिक एवं सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए कार्यों में सुगमता मिलेगी।
फिर एक और विधेयक आता है, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित। प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक वर्ष में 125 दिवस का रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत जो भी वृद्धजन है, विशेष योग्यजन है, विधवा और एकल महिला जो है, उनको प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन राशि कितनी दी जा रही है? 1000 रुपये। और इसी के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना जो वो शुरू की गई है। इसके लिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक लाया गया है 2023। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक जो है, इसको सदन ने 21 जुलाई 2023 जो है इसको पारित किया है। इसमें क्या है कि कानून बनाकर इस तरह की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो गारंटी देने वाला जो है राजस्थान पहला राज्य होगा देश का। इस अधिनियम के लागू होने पर प्रदेश के क्या होंगे कि ग्रामीण परिवार जो है उनको मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन 100 दिन का रोजगार कंप्लीट होने के बाद उन्हें 25 दिन का जो रोजगार है वो अलग से दिया जा रहा है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा 25 दिन का रोजगार जो वो दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को भी क्या है कि 125 दिवस का रोजगार मिलेगा। राज्य में वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह न्यूनतम राशि जो है 1000 रुपये पेंशन की जो गारंटी है वो मिलेगी। साथ ही उसमें 15% स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है, यानी कि हर साल उनकी 15% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि उसका आधार लिया जाएगा कि जो 1000 रुपये पेंशन राशि मिल रही है उसी को आधार मानकर हर साल इनके 1000 रुपये बढ़ाए जाएंगे। तो जुलाई में 5% की बढ़ोतरी और जनवरी में 10% की दर से जो है ये बढ़ोतरी की जा रही है और इस वृद्धि का आधार 1000 रुपये रखा गया है, यानी कि 15% की बढ़ोतरी जो है वो इसमें की जाएगी। फिर एक योजना आती है कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। इससे क्या होगा कि 1 लाख युवा जो है उनको रोजगार मिलेगा। प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना में क्या होगा कि विभिन्न श्रेणियों के 1 लाख लोग जो हैं उनको स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्हें किट, सिलाई मशीन आदि खरीदने के ऊपर उन्हें 5-5 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड कौन कौन शामिल है इसमें ये देख लो। राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से संचालित हस्तशिल्प योजना राजीविका को इसमें शामिल किया गया है। महिला तथा श्रम विभाग कामगार के द्वारा चिन्हित दस्तकार शामिल होंगे। फिर नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि RGHS जो योजना चल रही है उसमें प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण होने पर मिलेगा पुनर्भरण। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में निःशुल्क प्रत्यारोपण किया जाएगा। प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण एवं कोक्लियर प्लांट जो है, कोक्लियर प्लांट क्या होता है कि इसमें कान के पीछे एक मशीन सी लगाई जाती है ताकि जो भी रोगी होता है जिसको कम सुनाई देता है उसको सुनने में मदद मिलती है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कान रोगी को सुनने में मदद करता है। इसके लिए मान लो अब अपने यहाँ पर सुविधा नहीं है और आप बाहर जाकर इसका इलाज ले रहे हो कि भाई कोक्लियर इम्प्लांट का या अंग प्रत्यारोपण का, तो आपको इसका अलग से पुनर्भरण मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देखो कि अंग प्रत्यारोपण की अनुशंसा जो है वो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में एक गठित ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन कमेटी जो है उसके द्वारा किया जाएगा। मरीज और उसके साथ जाने वाला जो उसका सहायक होगा उसको राज्य से बाहर उपचार जाने के लिए 1 लाख रुपए की हवाई यात्रा के व्यय का जो पुनर्भरण है वो भी मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में देखें तो पैकेज की जो सीमा होगी वो 50% तक की अग्रिम राशि की मरीज जो है उसको मिलेगी। वर्तमान में योजना के तहत प्रदेश के एपेंडल्ड अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेज तथा कोक्लियर इम्प्लांट के लिए 5 अतिरिक्त पैकेज जो है वो लागू किए गए हैं। अंग प्रत्यारोपण होता है कि अंगों का आपस में आदान प्रदान होता है, जो भी जीवित अंग होते हैं उनको दूसरे को जिसको चाहिए उसको दिया जाता है, तो वो अंग प्रत्यारोपण और कोक्लियर इम्प्लांट जो है इसके लिए पुनर्भरण दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत रावत चुंडा का बनेगा पैनोरमा। इसके लिए बजट कितना निर्धारित हुआ है भाई?
बजट आता है 4 करोड़ रुपए। सत्यव्रत रावत चुंडा, कौन थे रावत चुंडा? लाखा के पुत्र थे। और इन्होंने क्या किया था कि इनके लिए सगाई आती है, भाई देखो सगाई आती है तो ये क्या करते हैं कि लाखा जो है वो दरबार में बैठे रहते हैं, तो आती तो है चुंडा के लिए, विवाह प्रस्ताव आता है, उसको रावत चुंडा जो है उससे पहले लाखा जो है उसको स्वीकार कर लेता है। तो लाखा सोचता है मेरे लिए आया है, तो फिर रावत चुंडा क्या करता कि जीवन भर शादी नहीं करने का वचन लेता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो इसकी ये प्रतिज्ञा थी और इसी प्रतिज्ञा के कारण इन्हें भीष्म पिता भी कहा जाता है। ठीक है, 4 करोड़ रुपए जो है वो रावत चुंडा के पैनोरमा के लिए दिए गए हैं। इस पैनोरमा के माध्यम से रावत चुंडा के महान व्यक्तित्व को दर्शाया जाएगा, जिससे लोगों को उनके अविस्मरणीय जो उनका बलिदान था, त्याग, साहस और स्वाभिमान की जानकारी जो है वो मिलेगी। फिर आता है कि कुदरत का नायाब कारीगर बयां। बयां जो चिड़िया होती है उसके बारे में सुजस में बताया गया है अलग से। अब देखो, अब सुजस में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, करंट भी बताई जाती है, करंट के अलावा भी जो चीज़ें बताई जा रही हैं तो वो इम्पोर्टेंट हैं। क्यों दी जा रही है सुजस? सुजस इसीलिए दी जा रही है कि बहुत कम लोग होते हैं, आप ये समझ लो कि 40% ही लोग होंगे जो सुजस पर ध्यान दे रहे हैं। अब सुजस में से ही क्वेश्चन उठते हैं। अभी जो पीछे के जो भी एग्जाम हुई है उनमें देखा नहीं है क्या अभी तक कि सुजस में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ रहे हैं? जो इसमें आर्ट एंड कल्चर के जो भी टॉपिक डाला जाता है सुजस में तो वो इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक डाला जाता है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। अब हिस्ट्री वाला डाला गया है तो उसमें कोई ना कोई, जैसे सत्यव्रत चुंडा जो है इसका पैनोरमा बन रहा है, तो इसके बारे में जो भी जानकारी है वो कंप्लीट पढ़ लो। इसीलिए सुजस दी जा रही है ताकि आपको और भी टॉपिक क्लियर होते जाएं साथ ही साथ। अब देखो कि हल्के पीले रंग का बुनकर प्रजाति का, यानी कि ये अपने तिनका से अपना घोंसला बनाता है। ये जो पक्षी है इसे बुनकर पक्षी और टेलर बर्ड भी कहा जाता है। अपनी कुशलता के कारण इन्हें पक्षियों का इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि ये किसी से सलाह नहीं लेता, ये अपने घर का खुद ही इंजीनियर होता है, खुद ही बनाता है। बयां पक्षी को अपना घोंसला तैयार करने में लगभग कितने दिन का टाइम लगता है? 28 दिन का। घास के छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह लटकते बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। फिर आता है पालनहार योजना। अब इसमें पालनहार योजना दी गई है। 8 फरवरी 2005 को राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जाती है। अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए इसमें 1500 रुपये जो है प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। अनाथ श्रेणी के जो 6 से 18 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनके लिए 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। और राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 750 रुपये और 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि जो है वो दी जा रही है। और कपड़े, जूते, स्वेटर इनके लिए 2000 रुपये अलग से दिए जा रहे हैं। फिर आता है लक्ष्मण मंदिर। अब लक्ष्मण मंदिर जो है ये भरतपुर में है। अब ये देखो लक्ष्मण मंदिर तो वर्ड में यही है, कहाँ है? और यही तो लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में। इसका निर्माण रामानंद संप्रदाय के आचार्य थे बालानंद गोसाई, उनकी प्रेरणा से जाट रियासत के संस्थापक थे बदन सिंह, उन्होंने 1723-24 में जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब ये जो है, अब देखो ये कंप्लीट सुजस हो गई हमारी। सुजस में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए थे वो हमने देख लिए। सुजस में जो भी करंट दी हुई थी वो हमने देख ली। इससे पहले कि हर मंथ की जो करंट है वो हमने इसमें करवा रखी है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, उनको जाकर देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले 2-2.5 महीने में आपका जो पेपर है पुलिस वाला, उसमें भी आपको सुजस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी हम जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे महिला और बाल अपराध जो है इसके हम क्वेश्चंस लेके आएंगे विद व्याख्या भी करवाएंगे और क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। उसके अलावा हमने हिस्ट्री जो है इसके टॉपिक चल रहे हैं हमारे। आर्ट एंड कल्चर जो है वो हमारी पूरी हो चुकी है। ज्योग्राफी जो है उसमें 1-2 टॉपिक रहे हैं और कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको जाकर देखो। उसमें अलग से क्या है कि जो PDF हमने बनाई है, जो क्लास हम ले रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट इफेक्ट ही दिए हुए हैं सारे। अलग से कुछ नहीं है, बकवास कुछ नहीं है, एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो अलग से आपको सही नहीं हो। तो ये कंप्लीट आप देख लेना।
उसके अलावा ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तैयारी कीजिए। जो भी आपको सहायता चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता देना कि भाई क्या हमें लेके आना है, क्या आपको सूटेबल लगता है। तो आज का जो सेशन था वो हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।